रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जीआई सिस्टम ओवरव्यू एंड क्लिनिकल असेसमेंट, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिजीज़ पढ़ेंगे, लैब्स पढ़ेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे जिसमें हम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम आज पढ़ेंगे रिवीजन ऑफ जीआईटी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एसोफेजियल डिजीजेज, क्लिनिकल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक डिजीजेज, clinical assessment and management of gallbladder diseases, clinical assessment and management of pancreatic diseases, liver diseases, clinical assessment and management of small bowel diseases and large bowel diseases। जैसे आपको पता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हमारे पास स्टार्ट होता है माउथ से और एंड करता है एनएस में। माउथ जो है इसमें हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें हमारे पास टंग एग्जिस्ट करता है, टीथ पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है एसोफेगस की फिर फर्दर डिवीजन है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है स्टमक के बाद आता है ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है और इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं। पेनक्रियाटिक ऑर्गन है, जो हमारे पास गॉल ब्लैडर है और लिवर है। अब हम जीआई सिस्टम के एक पार्ट को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ओरल कैविटी में हमारे पास मेनली पेरोटिड ग्लैंड्स आते हैं, टंग्स आते हैं और सबलिंगुअल ग्लैंड आते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड आते हैं। ओरल कैविटी इज mouth is responsible for the intake of food, mastication of food by chewing and chopping actions of the teeth. From the mouth, food passes through the pharynx and esophagus via the action of swallowing. फिर हमारे पास आता है एसोफेगस फिर फर्दर 3 पार्ट्स है हमारे पास। पहले आता है सर्वाइकल पार्ट, सेकेंड आता है थोरेसिक पार्ट एंड देन आता है एब्डोमिनल पार्ट। Esophagus is a muscular tube of approximately 25 cm in length and 2 cm in diameter. Esophagus हमारे पास ट्रैकिया के बैक पे एग्जिस्ट करता है। एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि 25 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी और 2 सेंटीमीटर की डायमीटर है। ये फेरिंक्स से एक्सटेंड करता है अप टू स्टमक और ये मेनली हमारे पास ट्रांसपोर्ट का काम करता है। फिर हमारे पास आता है स्टमक हमारे पास एक जे शेप ऑर्गन है और इसकी फिर फर्दर पार्ट्स हैं। कोई इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कोई इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हम इसके 3 पार्ट्स देखेंगे, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, जो कि हमारे पास मेनली ये एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसका मेन काम होता है शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ फूड करता है और इसके अलावा ये मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी करता है। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय एसिड्स एंड एंजाइम। Most of these functions are achieved by the secretion of stomach juices by gastric lining में से हमारे पास कुछ juices एक्सक्रीट होती हैं जो कि हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फिर हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जियोजिनम एंड इलियम। मेनली इसकी लेंथ जो है 6 मीटर है और ये हमारे पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में काम करता है। Partly digested food further break down by enzymes from the pancreas and bile salts from the liver and gallbladder। हमें स्मॉल इंटेस्टाइन देखने के लिए एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी में हम ड्यूडेनम तक पार्ट देख सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 मीटर का होता है और इसकी विड्थ जो है 7.5 सेंटीमीटर की होती है। मेन इसका फंक्शन है अनएब्जॉर्ब मटेरियल टू फॉर्म फीसिस और इसके अलावा डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया में काम करता है। इंटेस्टाइन में डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन के बाद हमारे पास कुछ डाइजेशन जो है बैक्टीरिया करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में और इसके अलावा द बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल गैसेज। इसके अलावा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट्स, शुगर और वाइटामिन करते हैं मेनली, जिसमें विटामिन के और विटामिन डी की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की कोई डिजीज़ हो तो हम उसको अगर देखना चाहे तो हम कोलोनोस्कोपी के थ्रू जो है लार्ज इंटेस्टाइन को हम देख सकते हैं। कोलोनोस्कोपी हमारे पास इलियोसीकल वेल्व तक हमें व्यू देता है। फिर हमारे पास आता है लिवर जो है हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैप्सूल इसको सराउंड करती हैं। इसके अलावा इसके 4 लोब्स है, राइट, लेफ्ट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब।
जब इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हो जाती है उसके बाद ये अब्जॉर्ब फूड जो है ब्लड में चला जाता है और ब्लड जो है ये फिर हमारे पास थ्रू पोर्टल वेन लिवर से क्रॉस होता है और ताकि इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो। इसके अलावा हमारे पास लिवर जो है इसकी और भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स करता है और इम्यूनिटी में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कुछ फंक्शंस ये यहाँ पर एक्सप्लेन है। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्टिव पीरियड में कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड ट्राइग्लाइसराइड, स्टोर ग्लाइकोजन कन्वर्ट्स इनटू अमाइनो एसिड्स टू फैटी एसिड्स और स्टोर अमाइनो एसिड्स मेक लिपोप्रोटीन फ्रॉम ट्राइग्लाइसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट एब्जॉर्प्टिव पीरियड में काम करता है, प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। इसके अलावा कन्वर्ट करता है फैट्स को कीटोन्स में, इम्यूनिटी में इसका रोल होता है, मैक्रोफेजेस की फिल्टर करता है और इसका डिटॉक्सिफाई और कॉन्जुगेट वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एंड ड्रग्स करता है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में हेल्प करता है, प्रोड्यूस सेरल एसेंशियल क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्ब्यूमिन हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन हो गए। इसके अलावा हमारे पास एक्सोक्राइन फंक्शन भी इसका होता है, ये हमारे पास पाइल साल्ट जो है प्रोड्यूस करता है। फिर हमारे पास आता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो है हमारे पास एक पेयर शेप ऑर्गन है जो कि मेनली स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल करता है। जब हम कुछ खाते हैं और हमारा फूड स्टमक में जाता है तो उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो जो सिग्नल्स देते हैं गाल ब्लैडर को ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो और वो अपना बाइल जो है वो सिक्रीट करे ड्यूडेनम में। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा इसकी भी कुछ डिजीज़ होती है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कोलिलिथियासिस हो गया, अगर गाल ब्लैडर में हमारे पास स्टोन बन जाए, कोलिसिस्टाइटिस हो गया, अगर ये हमारे पास इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेम हो जाए। फिर हमारे पास आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। इसके बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो हमारे पास इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहान होते हैं जिसमें बीटा सेल्स होते हैं और हमारे पास ये इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंसेस की हमारे पास मेटाबॉलिज्म करता है। एंडोक्राइन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स विच अकर्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स, islet cells, insulin, glucagon and other substances, and these are the areas damaged in diabetes mellitus। और यही एरिया है जो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में ये डैमेज होता है। एक्सोक्राइन में इसके पास हमारे पास जो है एमाइलेज और लाइपेज ये सीक्रेट करता है जो कि हमारे पास लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। फिर हमारे पास आता है स्प्लीन। स्प्लीन जो है हमारे पास फिस्ट साइज ऑर्गन है और हमारे पास लेफ्ट रिब्स के अंडर ये पाया जाता है, next to your stomach and behind your left ribs। It's an organ part of, ये हमारे पास इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे पास फाइट करता है ये जर्म्स के साथ और हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ ये फाइट करता है। स्प्लीन कंट्रोल द लेवल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, इनके लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड डिजीज़। हम डिजीज़ के बारे में अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल गर्ड हो गया जिसमें हमारे पास एसिड जो है एसोफेगस तक आता है कुछ इश्यूज़ की वजह से। इसके बाद हमारा एसोफेजियल अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, डिस्पेप्सिया, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिडक्टोलिथियासिस, कोलेंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन डिजीज़, सेलियक डिजीज़, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इन्फेक्टिव कोलाइटिस जैसे कि डायबिटिकुलाइटिस भी हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गए और कुछ हेमोराइड्स हो गए। ये कुछ डिजीज़ है जो कि हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। एसोफेगस रिलेटेड डिजीज़, अब हम इसमें कुछ एसोफेगस रिलेटेड डिजीज़ पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास मेनली आता है गर्ड, एसोफेगस आता है, एसोफेजाइटिस आता है, एसोफेजियल वेरिसिस आता है, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं और कुछ एसोफेजियल कैंसर आते हैं। गर्ड, ये कुछ डिजीज़ है जो कि स्पेसिफिकली एसोफेगस रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल गर्ड में हमारे पास जो है लोअर स्फिंक्टर जो है वो लूज़ हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे पास एसिड कंटेंट जो होता है स्टमक का वो एसोफेगस में आता है और हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है। फॉर एग्जांपल पेशेंट एक्सप्लेन करता है कि मुझे रेट्रोस्टर्नल बर्निंग हो रही है या समटाइम वो एक्सप्लेन करता है कि मुझे कफ हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट में हम एडवाइस करते हैं कि वो एंटी गर्ड मेजर्स ले। फॉर एग्जांपल बेड हेड जो है वो एलिवेट करे अप टू 45 डिग्री तक। इसके अलावा जो है फूड्स जो है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लिया करे और एटलीस्ट 2 आवर बिफोर स्लीप जो है फूड लिया करे।
इसके बाद हमारे पास आता है एसोफेजाइटिस, यानी एसोफेगस की लाइनिंग जो है वो इन्फ्लेम हो जाए, या वो फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन आता है, कोई जो है फॉरेन बॉडी बच्चा इनहेल कर ले जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है, या एसोफेजियल वेरिसेस आती है जिसमें हमारे पास डायलेटेड सबम्यूकोसल डिस्टल एसोफेजियल वेन्स होती हैं। और इसके अलावा मोटिलिटी डिसऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल एक्लेजिया होता है, जो कुछ पार्ट ऑफ एसोफेगस जो है वो मूवमेंट जो है स्टॉप कर देता है, या कुछ फाइब्रोसिस हो जाती है। इसके अलावा एसोफेजियल कैंसर भी आते हैं जो कि बहुत रेयर पाए जाते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम अगर डिस्कस करें, इसमें कुछ आते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास जब क्लिनिक में आता है तो रिप्रेजेंट करता है जैसे कि उसको रिफ्लेक्स होता है या रिगर्गिटेशन होता है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मेरे मुंह में कड़वा पानी आ रहा है, या अगर वो हम उसको बताएं कि आपको पेन कहाँ पे हो रहा है तो वो अपने मिड ऑफ द चेस्ट पे हाथ लगे कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, जिसको हम रेट्रोस्टर्नल बर्निंग या पेन कहते हैं। डिस्फेजिया होता है, उसको ईटिंग में उसको इशू होता है। डिस्फेजिया और अडाइनोफेजिया में डिफरेंस होता है, ये दोनों वर्ड जो हैं बिल्कुल भी सेम नहीं है। डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्टी होती है उसको स्वॉलोइंग में, और अडाइनोफेजिया का मतलब है कि जब वो स्वॉलो करता है तो उसको पेन फील होता है। ये हमारे पास कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं क्योंकि अपर जीआई ब्लीड होता है, फॉर एग्जांपल वो वॉमिट करते हैं, ब्लड जिसमें ब्लड एग्जिस्ट करता है, या वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ब्लड में ओल्ड ब्लड वॉमिटिंग में ओल्ड ब्लड आ रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, मेनली एसोफेगस इश्यूज़ की वजह से होते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, पेशेंट्स में हम जीसीएस देखेंगे, वाइटल्स हम पेशेंट के चेक करेंगे, और एक्चुअल कंप्लेंट्स की हम जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट की डिजीज़ सिवियरिटी को देखेंगे। अगर पेशेंट जो है कुछ बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो कह रहा है कि मुझे स्वॉलोइंग करने में बहुत पेन होता है, या अगर उसको जो है वो स्वॉलो कर ही नहीं पाता, तो उसकी वजह से कुछ अलार्मिंग सिम्टम है जिसकी वजह से हमें पेशेंट को एडमिट करना होता है। अलार्मिंग सिम्टम्स में हमारे पास मेनली आता है डिस्फेजिया, एनीमिया, और या एक्टिव ब्लीडिंग अगर होती है तो उसको हमने एडमिट करके फर्दर फॉलो अप जो है फर्दर वर्कअप इसको हमें करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास वेट लॉस अगर एक्सप्लेन कर रहा है पर्सन, अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 2 मंथ में मेरा 5 kg या 10 kg वेट लॉस हुआ है, तो उसको हमने फर्दर जो है इसकी वर्कअप करनी होती है कि क्यों हो रहा है। और परसिस्टेंट वॉमिटिंग की एक कंप्लेन होती है, हमारे पास अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पेशेंट को एडमिट करना चाहिए और रेलेवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करनी चाहिए। इसके एसोफेजियल डिजीज़ के लिए कुछ रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है। फॉर एग्जांपल हमें सीबीसी करना चाहिए, पीटी आईएनआर करना चाहिए। अगर पेशेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है तो हम देखेंगे कहीं उसका पीटी और आईएनआर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है उसको। चेस्ट एक्सरे करेंगे, ईसीजी करेंगे, जो खुदा न खासा कोई इसमें परफोरेशन तो नहीं हुई, ब्लीडिंग तो जो ब्लीडिंग हो के पूरे चेस्ट में वो फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको जो है रेट्रोस्टर्नल पेन हो रहा है तो हमें ईसीजी करना चाहिए कि कहीं हार्ट इशू तो नहीं, तो हार्ट इश्यूज़ को भी रूल आउट करना ज़रूरी है। इस एसोफेगस इश्यूज़ में बेरियम स्वालो हम इसके अलावा करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी करवा सकते हैं ताकि हम उसके अल्सर देख सकते हैं, या कोई इन्फ्लेमेशन हुई है तो ताकि हम कैमरा के थ्रू वो देख सकते हैं। इसके अलावा पीएच मॉनिटरिंग करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कि कहीं ऐसे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन तो ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा हम एक मैनोमीट्री करवा सकते हैं ताकि हम एसोफेगस वॉल के प्रेशर्स को चेक कर सकें। इसके अलावा मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एडवाइस ऑफ रिक्वायर्ड मैनेजमेंट प्लान में हम उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको जैसे हमने डिस्कस किया सीबीसी, पीटीआईएनआर, हम इसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर रूल आउट कर लें। इसके अलावा हमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर गर्ड की इशू है तो उसको एंटी गर्ड मेजर्स जो है हम उसको एक्सप्लेन करें, फूड वगैरह के हम उसको एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल हम उनको बताएं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें या एक्सरसाइजेस करें, और फूड जो है 1 टाइम में थोड़ा कम खाया करें, बार बार खाएँ लेकिन कम खाएँ। और इसके अलावा फूड और मील के दरमियान में एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए, और जब वो सोए तो 45 एंगल पे अपने हेड को रखिए। और इसके अलावा अगर मसला बहुत ज़्यादा है पेशेंट को तो हम उसको पीपीआईज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर एसिड का इशू बहुत ज़्यादा है तो हम उसको एंटासिड यानी कि गेविस्कॉन भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इशूज़ हैं, अगर लॉन्ग टर्म ये कंप्लेंट बार बार पेशेंट की आ रही है तो हम उसके कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एंडोस्कोपी करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इशू हो रहा है। इसके अलावा फंडोप्लास्टी कर सकते हैं। आउटकम्स में हम इसको मेनली जो है पीपीआई जो है प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो इनटेक करे, और इसके साथ काफ़ी पेशेंट के सिम्टम्स यूजुअली इम्प्रूव हो जाते हैं। स्टमक रिलेटेड इशू, अब हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है।
जिसमें हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल डिस्पेप्सिया है, या हमारे पास या फंक्शनल होगा जिसमें हमारे पास अल्सर्स यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, या हमारे पास नॉन फंक्शनल होगा यानी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगा जिसमें हमारे पास स्टमक में अल्सर्स बने होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर्स आते हैं जिसमें ब्लीड होता है या वेरिसील होता है, जिसमें हम वेरिसील मतलब कि अब नॉर्मली डायलेटेड वेन्स होते हैं, या हमारे पास कुछ और डिसऑर्डर होते हैं जिसमें हमारे पास मोटिलिटी इशू होता है। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, या गैस्ट्रोपेरेसिस होता है जिसमें हमारे पास गैस्ट्रिक की मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है या बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। गैस्ट्रिक कैंसर के हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में मेनली हमारे पास पेशेंट जो है अपर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करते हैं या बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन करते हैं। स्टमक कंप्लेन जो है पेशेंट होता है उनको पेन मेनली जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है इसमें फील होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इनकी क्या होंगी, अपर एब्डोमिनल पेन होंगे, बर्निंग सेंसेशन इनको फील होगी एपिगैस्ट्रिक रीजन में। अगर हम उनको बताएं कि आप हाथ रख के बताएं कि कहाँ पर आपको पेन होगा है तो वो बिल्कुल स्टर्नम के नीचे हाथ रखेंगे, इसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। मेनली ब्लोटिंग, बर्पिंग या नॉजिया वॉमिटिंग की यूजुअली कंप्लेन करते हैं। अपर जीआई ब्लीड जिसको हम हेमेटोमेसिस कहते हैं यानी कि ब्लड इन वॉमिटिंग, या मेलिना कहते हैं यानी ब्लड इन स्टूल, या कुछ पेशेंट जो हैं वो अनएक्सप्लेन वेट लॉस को भी एक्सप्लेन करते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट में हम क्या क्या देख सकते हैं। स्टमक रिलेटेड डिजीज़ में हमारे पास जो है फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम उनसे पूछेंगे क्या फैमिली में भी किसी को स्टमक अल्सर या स्टमक कैंसर वगैरह, अगर इस तरह की कोई डिज़ीज़ उनकी फैमिली में एग्जिस्ट करती है तो हमें जो है अलर्ट हो जाना चाहिए और इस पेशेंट की हमें एंडोस्कोपी करानी चाहिए ताकि हम ऑन द टाइम से पहले जो है उसको फाइंड आउट करें अगर इस तरह की कोई डिज़ीज़ है उसको। फिर हम उसके अलावा हम उसकी एक्चुअल कंप्लेंट्स भी हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कह रहा है कि मैंने जो है 2 महीने से या 3 महीने से खाना नहीं खाया, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो क्या हम उससे पूछेंगे कि क्या आपको वेट लॉस भी होता है। अगर वेट लॉस होता है तो फिर तो कंफर्म है कि वाकई उसने खाना नहीं खाया। लेकिन अगर उसका वेट लॉस नहीं है, उसकी हेल्थ वैसी है, उसकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो मतलब वो जो है एग्जैजरेट करके वो एक्सप्लेन कर रहा है। नोइंग सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास स्टमक डिजीज़ में भी कुछ जो है अलार्मिंग साइन है जो कि हमने जिसके ऊपर हमने अलर्ट होना है। फॉर एग्जांपल एनीमिया हो या एक्टिव ब्लीड हो रहा हो पेशेंट से तो उसको हमने रूल आउट करना है कि ये क्यों हो रहा है, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो और रिलेटिव। तो इसके अलावा हमने रेलिवेंट फिजिकल एग्जामिनेशंस करानी है। रेलिवेंट एग्जामिनेशन और इंटरप्रिटेशन में हम क्या क्या देख सकते हैं। हम इसमें ब्लीडिंग हो रही है तो हम इसमें अगेन पीटी और INR चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो जाहिर है उसका जो है ब्लड कम हुआ होगा, वो उसको एनीमिया होगा, HB कम होगा तो CBC करवाएंगे। इसके अलावा LFTs करवा सकते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स चेक करवा सकते हैं, एमाइलेज लाइपेज चेक करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन या CT एब्डोमेन करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन करवा सकते हैं जिसमें हमारे पास अपर ऑर्गन्स की, अपर बॉडी ऑर्गन्स के जो है अच्छे व्यू आ जाते हैं। उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या इशू है। अगर उसमें अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है तो हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी के अलावा हम CT स्कैन एब्डोमेन भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में हमारे पास एसोफेगस टू अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है हमारे पास एक व्यू आ जाता है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई अल्सर्स तो नहीं है। इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको गैस्ट्रिक सेंट्रीग्राफी कहते हैं। ये हमें अलाउ करता है कि हम कि फूड कैसे जो है माउथ टू GI ट्रैक जो है वो मूव करता है। क्या जब हम फूड इनटेक करते हैं वो माउथ से लेकर थ्रू आउट द GI वो किस तरह मूव कर रहा है। इसमें हम ऐसा करते हैं कि एक आयोडीनेटेड फूड जो है हम मिक्स करते हैं किसी फूड में। फॉर एग्जांपल अगर हम सैंडविच पे मिक्स कर देते हैं और इसके 4 आवर बाद वो टेस्ट करते हैं तो आयोडीनेटेड फूड जो है वो एक रेडिएशन रेस करता है और इसकी वजह से हमारे पास एक इमेज आती है तो हमें पता चलता है कि ये फूड जो है कितने टाइम बाद जो है ये एक्सक्रीट आउट हुआ है और कितने टाइम जो है ये डाइजेस्ट हुआ है। तो इसमें हमारे पास एक GI की मोटिलिटी का हमें पता चल जाता है। फिर हमारे पास आता है मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लान में हम एडवाइस करते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन जो कि हमने डिस्कस किए, CBC, PT, INR प्रोसीजर के जो हम जो करने वाले हैं उसकी जो थोड़ी सी टीचिंग देते हैं, उसकी नॉलेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंडोस्कोपी करवाते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके अलावा हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। गॉल ब्लैडर रिलेटेड डिजीज़
गाल ब्लैडर रिलेटेड डिजीज़ कुछ जो है कोलिलिथियासिस हो गया फॉर एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एक्यूट भी हो सकता है या क्रॉनिक भी हो सकता है। कुछ जो है कोलिडक्टोलिथियासिस भी हो सकता है या कोलेंजाइटिस भी हो सकता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। एक्यूट कोलिलिथियासिस में हमारे पास जो है गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं और ये हमारे पास बिलियरी कॉलिक पेन इसमें पेशेंट एक्सप्लेन करता है। और इसमें पेशेंट को कुछ है अपर इसको फीवर भी होता है और राइट अपर क्वाड्रेंट में पेशेंट को उससे शदीद पेन होता है। और पेशेंट एक्सप्लेन करता है कि जब पेन जो है फूड इनटेक के साथ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जब पेशेंट हम जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जब हम फूड खाते हैं तो एक स्टिमुलस जाता है, एक सिग्नल जाता है गाल ब्लैडर को कि वो अपने बाइल जो है रिलीज़ करे। और क्योंकि बाइल में जो है स्टोन होते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोन होते हैं और वो जो है एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से पेशेंट को एक शदीद किस्म का पेन होता है। जैसे ही वो फूड इनटेक करता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि उसको पेन होता है। हर ऑर्गन के पेन की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गाल ब्लैडर के पेन को अगर हम पूछें, पेशेंट जो है एक्सप्लेन करता है कि जो है अपर क्वाड्रेंट में स्टार्ट होता है और ये जो है रेडिएट करता है शोल्डर को। तो ये जो है एक स्पेसिफिक साइन होता है, एक स्पेसिफिक एक पेन की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो गाल ब्लैडर का जो पेन है वो शोल्डर की तरफ रेडिएट करेगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम अगर इसको कंफर्म करना चाहें तो उसको कंफर्म करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जो कि हमें एक बहुत क्लियर व्यू देता है गाल स्टोन्स की। इसके अलावा हम जो है सीटी भी करवा सकते हैं। अगर एक गाल स्टोन कंफर्म हो जाए तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे स्पेशली जो है सेफ्ट्रैक्सोन या फ्लैजेल पे डाल सकते हैं। और अगर मसला ज़्यादा हो, पेन ज़्यादा हो, तो हम उसको लैब कोली करवा के ये रिमूव भी करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्रोनिक कोलिंजाइटिस। क्रोनिक कोलिंजाइटिस इसके बाद आता है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस के पेन जो है मोस्टली पेशेंट जो है एक्सप्लेन करता है कि उसको ऑन एंड ऑफ पेन होता है और जो कि मेडिसिन के साथ रिमूव हो जाता है, मतलब वो एक्यूट फेज़ में नहीं होता है। जैसे ही वो फूड लेता है तो उनको पेन शुरू हो जाता है, मतलब ये परसिस्टेंट नहीं रहता, ये कभी शुरू हो जाता है, फिर मेडिसिन पेशेंट लेता है, उसके बाद जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो इसको क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस जो है ये मोर डेंजरस है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है और इसको जो है हमने फर्दर इसका वर्कअप करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिम्टम्स नहीं होते हैं और हमारे पास इसमें कैंसर की चांसेस फिर बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास थर्ड आता है कोलिडक्टोलिथियासिस। कोलिडक्टोलिथियासिस में हमारे पास जो है स्टोन्स होते हैं कॉमन बाइल डक्ट में। अब ये स्टोन जो है हमारे पास ऐसे हो सकता है कि गाल ब्लैडर से गिरे हों कॉमन बाइल डक्ट में, या ऐसे भी हो सकते हैं कि ये खुद प्राइमरीली जो है कॉमन बाइल डक्ट में फॉर्म हुए हों और इसकी वजह से फिर जो है कॉमन बाइल डक्ट जो है ब्लॉक होता है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। इसके अदर सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट की आइज़ में हमें आपको जॉन्डिस नज़र आएगा और अगर हम फर्दर हम उनको इंक्वायर करें, क्वेश्चंस करें पेशेंट है तो वो एक्सप्लेन करें कि उनकी यूरिन जो है वो डार्क कलर हो जाता है और स्टूल कलर जो है वो इनका लाइट हो जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी स्किन में जो है इचिंग होती है। ये मेनली इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारे पास बिलिरुबिन जो है या हमारे पास जो बाइल है जो एक्सक्रीट नहीं होता और बाइल जो है वो स्किन में जो है एडिपोज होता रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इचिंग फील होती है। इसके अलावा कोलेंजाइटिस है। कोलेंजाइटिस का मतलब है कि हमारे पास बाइल डक्ट में जो है हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं फीवर और रिगर्स पेशेंट को फील होते हैं, क्योंकि ये मेनली एक इन्फेक्शन है। तो हमारे पास एक इन्फेक्शन के जो 5 सिम्टम्स होते हैं वो इसमें नज़र आएंगे। ये अगर पेशेंट को हम ऑन टाइम ट्रीट ना करें तो ये जो है गाल ब्लैडर कैंसर में या कोलेंजियोकार्सिनोमा में भी ये डेवलप हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो कि कुछ पहले हमने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा हम दोबारा हाईलाइट करते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट में पेशेंट को पेन होगा, नोजिया वॉमिटिंग क्या आएगा क्योंकि ये पेन सीवियर होता है इसका। इसके अलावा फीवर होते हैं, अगर हमारे पास से इन्फेक्शन हो, कोलेंजाइटिस हो फॉर एग्जांपल, तो इन्फेक्शन है तो ज़ाहिर है फिर हमारे पास फीवर होगा। और अगर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि फूड इनटेक के साथ जो है पेन होता है तो यूजुअली पेशेंट कोशिश करता है कि वो फूड इनटेक को रिड्यूस करे, तो जिसके फूड इनटेक रिड्यूस करने की वजह से उनका वेट लॉस भी होता है। क्लिनिकल असेसमेंट हम चेक करेंगे बिलियरी कॉलिक। गाल ब्लैडर का स्पेसिफिक पेन का एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड इनटेक करता है तो उसका पेन स्टार्ट होता है और ये पेन जो है 4 to 6 आवर के लिए कंटिन्यू रहता है। ये एक स्पेसिफिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है गाल ब्लैडर पेन की, जिसको हम बिलियरी कॉलिक कहते हैं।
इसके अलावा जो ये अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसके हमने एक्चुअल सिम्टम्स को हमने फोकस करना है। देन हमारे पास आता है नोइंग सेवेरिटी ऑफ डिजीज़। हमने सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ देखना है। अगर कम पेन है तो हम जो है यूजुअली पेन किलर लगा के पेशेंट को एडमिट करते हैं और आराम से वर्कअप करते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर हमने उसको फ़ौरन से ओटी शिफ्ट करके हमने उसको रूल आउट करना है और स्टोन्स वगैरह जो है वो एक्सट्रैक्ट करके हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। फिर रेलेवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। इसमें हमारे पास आता है मर्फी साइन। मर्फी साइन में हम ऐसे कहते हैं कि पेशेंट को हम कहते हैं कि आप डीप इन्हेलेशन करें। डीप इन्हेलेशन करते हैं तो हम जो है गाल ब्लैडर को वो पाल्पेट करते हैं और फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है एक्सहेल करें। जैसे ही पेशेंट एक्सहेल करेगा और गाल ब्लैडर जो है हमारे फिंगर्स के साथ टच करेगा तो उसको एक शदीद पेन होगा, जो कि पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाएगा। अगर वो बहुत ही पेन की कंप्लेन करता है तो इसका मतलब है कि मर्फी साइन इनका पॉजिटिव है, यानी कि इनके गाल ब्लैडर का कोई इशू है। इसके अलावा हमारे पास जॉन्डिस भी एक्सप्लेन करते हैं, पेशेंट नज़र आता है उनको। रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन, CBC, PT, INR, LFTs, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हम चेक करते हैं। अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन करते हैं, CT एब्डोमेन करते हैं, ERCP करते हैं। ERCP की तरह जो है हम यूजुअली कोई डक्टोलिथियसिस की जो स्टोन है वो हम रिमूव कर देते हैं या फिर हम लेप कॉली करा देते हैं ताकि वो स्टोन रिमूव हो सके। मैनेजमेंट प्लान, प्रॉम्प्ट एडमिशन होगा। अगर सिम्टम ज़्यादा है, तकलीफ़ ज़्यादा है पेशेंट्स को तो हमने इसको फ़ौरन से एडमिट करके हमने उसके वर्कअप करना है। प्रोसीजर और नॉलेज उसको हमने देनी है कि हम जो सा प्रोसीजर कर रहे हैं वो कैसे होगा, और टीचिंग थोड़ी सी हम लोगों को देंगे और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करेंगे और उसका स्टार्ट करेंगे एज़ पर नीड। लीवर रिलेटेड डिजीज़, कुछ लीवर रिलेटेड डिजीज़ हम अब एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास लीवर डिजीज़ में सबसे पहले जो है यूजुअली कॉमन पाया जाता है एक्यूट हेपेटाइटिस, जो कि यूजुअली वायरस होता है। वायरस जो है एक्यूट हेपेटाइटिस में यूजुअली A होता है या E होता है। ये हमारे पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में मेनली हमारे पास B या C होता है। और इसके अलावा कुछ अदर डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल फैटी लीवर हो गया जो कि फर्दर फिर कॉम्प्लिकेट करता है क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में। हेपेटाइटिस ए में मेनली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो उनसे अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनका वॉमिटिंग होता है, उनको फीवर होता है। यूजुअली वो एब्डोमिनल प्लेन को एक्सप्लेन करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट में। और इसके अलावा टेंडरनेस, अगर हम उनको पाल्पेट कर लें उनको टेंडरनेस फील होती है। उनका अगर हम यूरिन कलर पूछें तो उनका यूरिन डार्क कलर में होता है और स्टूल जो है यूजुअली लाइट कलर में होते हैं। अगर थोड़ा सा हम और इनको एवालुएट करें, क्वेश्चंस करें तो उनसे, तो हमें ये पता चलेगा कि उनकी इनटेक ऑफ अनहाइजीनिक फूड होती है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर चले जाएँ उधर से कोई रेडी से किसी उसी जगह से अनहाइजीनिक फूड खा लेते हैं तो मेनली जो है एक्यूट हेपेटाइटिस इन रीजन्स की वजह से होता है। हेपेटाइटिस का पेन जो है हमारे पास यूजुअली कोलिक ही नहीं होता जिस तरह के गाल स्टोन में होता है। हमारे पास 4 to 6 आवर्ली परसिस्टेंटली उनको पेन होता है गाल स्टोन में। लेकिन हेपेटाइटिस में इस तरह पे पेशेंट एक्सप्लेन करता है कि उनको माइल्ड सा पेन होता है, या वो एक्सप्लेन करते हैं कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। अगर हम इनके LFTs करवाएं तो इनका SGPT जो है 1000 में होता है या 1000 से अबव होता है, जो कि यूजुअली 85-99 में होता है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस का मेनली जो है ट्रीटमेंट ये है कि हम उनकी IV हाइड्रेशन दें, और अगर सिम्टम ज़्यादा है, इनको डायरिया वॉमिटिंग ज़्यादा है, तो हम इनकी एंटीबायोटिक भी स्टार्ट करवा सकते हैं। और यूजुअली वॉमिटिंग के लिए एंटीएमेटिक देते हैं और स्टमक इश्यूज़ के लिए थोड़े से PPIs भी हम उनको कुछ दे देते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस आता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में हमारे जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास कॉमन जो है वायरस B होता है या C होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो है हमारे पास कॉमनली एसिम्प्टोमेटिक होता है। रूटीन लैब्स में अगर कोई पेशेंट करवाता है किसी और इशू की वजह से हॉस्पिटल में आता है तो उसमें हमें फाइंड आउट होता है, हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस B या C है। यूजुअली हमारे पास जो है LFTs जो है D रेंज मिलते हैं इसमें। और ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होता है और ये लीड करता है क्रॉनिक लीवर डिजीज़ को। हमारे पास हेपेटाइटिस A और E की वैक्सीनेशन मौजूद है, जबकि हेपेटाइटिस C की वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन ये 99% जो है ट्रीटेबल है आफ्टर 3 मंथ कोर्स के। एक और जो कॉमनली आजकल हमारे एरियाज़ में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, फैटी लीवर डिजीज़ पाया जाता है।
क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि कुछ अनकम्पेंसेटेड होते हैं और कुछ कंपेंसेटेड। अनकम्पेंसेटेड में हमारे पास यूजुअली एसाइटिस होता है, वॉमिटिंग और पर GI ब्लीड फील होता है, और अगर ज़्यादा सीवियर कर जाए तो एंसेफेलोपैथी भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास लीवर की कुछ डिजीज़ जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, लीवर एब्सेस हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास जो है लीवर पेन जो है मेनली राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन फील होता है। अगर हम पेशेंट को अगर एग्जामिन करें तो वो उनमें जॉन्डिस पाया जाता है, नॉजिया वॉमिटिंग यूजुअली कॉमन होते हैं पेशेंट में। इसके अलावा हमारे पास जो है फीवर यूजुअली पेशेंट्स में मौजूद होता है। रिगर्स और चिल होता है क्योंकि फूड इनटेक इनका कम हो जाता है, इसकी वजह से वेट लॉस, एसाइटिस और पीडल एडिमा भी इनमें कॉमन होता है। क्लिनिकल असेसमेंट में हम साइन एंड सिम्टम पे डिपेंड करेंगे और इनकी ये डिटेल हिस्ट्री लेंगे। अंडरलाइन काज को हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बाहर से खाना खाया है तो उनको जो है वो थोड़े से IV हाइड्रेशन वगैरह दे देंगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर हेपेटाइटिस B या C है तो हम ज़ाहिर पे एंटीवायरल थेरेपी उनको देंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में और इनको अपनी डिजीज़ की सीवियरिटी के बारे में बताएंगे और रेलिवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन में हमारे पास CBC, PT, INR, LFTs आ जाते हैं। LFT में जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया यूजुअली इनमें बहुत रेज होते हैं, अप टू SGPT जो है यूजुअली अप टू 1000 हो जाता रेज हो जाता है। वायरल सीरोलॉजी अगर हम इनकी करवाएं तो यूजुअली इनमें पॉजिटिव आ जाती हैं, तो कि हमें जो कि हमें हेल्प करती है कि इनको कौन सा हेपेटाइटिस है और अकॉर्डिंगली हम उनके ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। फिर हमारे पास आता है अगर इस तरह को कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाने हो तो हम डायरेक्ट हम उनका अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, CT स्कैन, एब्डोमेन भी करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी या EVBL भी करवा सकते हैं। एब्सेस जो है अगर है तो उनको वो फ़ौरन से उसको ड्रेन करना होता है क्योंकि वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। EVBL मतलब एंडोस्कोपिक वेरिसील बैंड लाइगेशन करते हैं और लिवर रिसेक्शन करते हैं। अगर किसी एरिया में प्रॉब्लम ज़्यादा है और वो फाइब्रोसिस हो चुकी है, स्कारिंग हो चुकी है तो उसको हम रिसेक्ट कर देते हैं। अल्टीमेट इनका जो है ट्रीटमेंट ये होता है, अगर ट्रीटमेंट इशू बहुत ज़्यादा होता है तो हम इनका लिवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। पेनक्रियाज रिलेटेड डिजीज़ इसमें हमारे पास जो है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस आता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के मेनली एब्डोमेन पेन होता है और इसके पेन की टिपिकल सिम्टम्स ये है कि इनका पेन जो है रेडिएटिंग टूवर्ड बैक होगा। पेशेंट एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ से अपर क्वाड्रेंट से पेन स्टार्ट होता है और जो कि रेडिएट करता है उनकी बैक की तरफ, यानी कि अगर उनका जो है पेन स्टार्ट होता है मिड एब्डोमेन से तो वो रेडिएट करेगा बैक ऑफ द स्पाइन तक, वो रेडिएट करेगा। इसके अलावा जो है पेशेंट की एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, वो पेशेंट जो है हमारे पास बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हो सकता या सीधा बैठ नहीं सकता, वो यूजुअली बेंड होता है वेस्ट की जगह पर, वेस्ट से ये बेंड होता है और बिल्कुल ऐसे फोल्ड होकर पेशेंट बैठा होता है। वो पेन इतना सीवियर होता है जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है स्ट्रेट नहीं हो सकता। ये इनकी टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में हमारे पास जो है डायरिया होता है और इसमें जो है क्योंकि ये पेनक्रियाटाइटिस है लेकिन यूजुअली जो है इनमें फीवर नहीं होता अनटिल और अनलेस इनमें इन्फेक्शन हमें प्रूव हो जाए। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के मेनली 2 काजेज़ हैं हमारे पास, या तो अल्कोहलिक होता है या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हैं। तो अगर हम LFTs करवाएंगे तो इसमें हमें जो है इसमें हमें प्रूव हो जाएगा। LFT से हमें किस तरह प्रूव होगा? LFT से हमें इस तरह प्रूव होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे हो सकती है कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो ड्रॉप होगा कॉमन बाइल डक्ट में और कॉमन बाइल डक्ट की वजह से वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा पेनक्रियाटिक डक्ट्स में, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स की वजह से फिर ब्लॉकेज की वजह से फिर ये पेनक्रियाटाइटिस में चेंज होता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में हमारे पास स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन हमारे पास जो है मेनली क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के जो पेशेंट है होते हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो है वो कॉम्प्लिकेशन उनको राइज होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पेनक्रियाटाइटिस के हमारे पास 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है। अगर एंडोक्राइन फंक्शन जो है अगर वो लॉस होता है, इफेक्ट होता है, तो हमारे पास पेशेंट जो है उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा अगर हमारे पास एक्सोक्राइन फंक्शन लॉस होगा तो पेशेंट को मेनली पेशेंट जो है एक्सोक्राइन लॉस के साथ जो है वो हमारे पास डायरिया की कंप्लेन करता है। इसके अलावा हमारे पास पेनक्रियाटाइटिस में इंटरमिटेंट पेन होता है जो कि थ्रू आउट द डे ऑन ऑफ चलता रहता है और परसिस्टेंट डायरिया एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट और वेट लॉस एक्सप्लेन करता है।
अगर हम क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस को ट्रीट ना करें तो ये पेनक्रेटाइटिस के कैंसर को भी लीड करता है। इंक्रीज पेनक्रेटाइटिक प्रेस, अगर कॉमन बाइल डक्ट इसी तरह प्रेस रहे और इस तरह ब्लॉक रहे तो इसकी वजह से जो है बाइल जो है वो रिलीज़ नहीं होता, ड्यूडेनम में पहुंचता नहीं है और ये जो है ब्लॉक रहता है, तो इसकी वजह से हमारे पास जॉन्डिस के सिम्टम्स यूजुअली पेशेंट में नज़र आते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में यूजुअली पेशेंट हमारे पास अपर एब्डोमिनल पेन होता है, उनको नाजिया वॉमिटिंग होती है, जैसे मैंने बताया कि इनको जॉन्डिस होता है क्योंकि वो बिलिरुबिन जो है या बाइल जो है वो ब्लॉक होता है, तो वो बिलिरुबिन जो है चेंज होता है और हमारे पास येलो डिस्कलरेशन ओवरऑल द बॉडी होते हैं। इसके अलावा वेट लॉस पेशेंट एक्सप्लेन करता है। फिजिकल असेसमेंट में अगर हम चेक करें टाइप एंड नेचर ऑफ पेन हम देखेंगे, सिवियरिटी देखेंगे और रूल आउट करेंगे अदर काज को। जैसे मैंने बताया कि अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हुआ हो तो वो सेम हमारे पास पेनक्रियाटाइटिस भी करवाता है और पेनक्रियास की हमारे पास सिम्टम्स भी शो होता है। रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन करवाएंगे, जिसमें हमारे पास CBC हो गया, PTINR हो गया, LFTs हम इसलिए करवाएंगे ताकि हमें पता चले कि कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक तो नहीं है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ERCP करवा सकते हैं और सर्जरी विपल करवा सकते हैं, जो कि प्रोसीजर कैंसरस पार्ट को या कैंसरस ट्यूमर को जो कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए। मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास मेनली प्रायोरिटाइज़ करते हैं पेशेंट की विज़िट को और उसकी इमरजेंसी को हम जो है वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं। मेनली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। अगर डक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक हैं तो ERCP करके हम जो है ब्लॉक डक्ट्स जो है ओपन कर सकते हैं। फिर मसला स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ रिलेटेड डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सीलिएक डिजीज़ जिसमें हमारे पास पेशेंट जो है वीट को एलर्जिक होता है और पेशेंट जो है परसिस्टेंट डायरिया और वेट लॉस की कंप्लेन करता है, और अगर ये डायरिया और परसिस्टेंट वेट लॉस जो है कंटिन्यू रहे तो हम पेशेंट को जो है मना करते हैं कि आप जो है वीट की चीज़ों को अवॉइड करें। यूजुअली वीट को अगर वो अवॉइड करते हैं तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो रिलीव हो जाते हैं। और अगर हम क्लिनिकली प्रूव करना चाहते हैं तो उसके कुछ एंटीबॉडीज़ टेस्ट होते हैं जिसको TTA और TTG करते हैं। यूजुअली ये सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट में एलिवेटेड रहते हैं और इसके अलावा हम एंडोस्कोपी करके उनकी बायोप्सी लेके उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। जियार्डियासिस इसके अलावा एक सेकेंड डिजीज़ है जो कि यूजुअली रिमोट एरियाज़ में पाया जाता है और इसमें लोगों में सीवियर डायरिया पाया जाता है और जो कि यूजुअली इंटामाजोल के साथ यूजुअली ठीक हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास आता है IBD जिसको क्रॉन्स डिजीज़ भी कहते हैं। IBD को फर्दर जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक क्रॉन्स डिजीज़ है जैसे कि जो इसके सामने लिखा हुआ है और इसके अलावा एक अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी लिखा जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है मेनली हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ कॉलन या रेक्टम इफेक्ट होती है, लेकिन हमारे पास क्रॉन डिजीज़ में माउथ एनस जो है थ्रू आउट अल्सर्स बने होते हैं। इंटेस्टिनल वर्म्स हो सकते हैं। पेनक्रियाटाइट इनसफिशिएंसी हो सकती है, स्मॉल बाउल ट्यूमर भी हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमारे पास डायरिया, वेट लॉस या माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज होती हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि यहाँ से मेनली ऑब्जर्प्शन होती है तो विटामिन की और डिफरेंट विटामिन्स की जो है ऑब्जर्प्शन या डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है डिफिशिएंसी बॉडी में एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास आता है मिलेना। अगर कोई फिशर हो, ब्लीडिंग हो रही है तो हमारे पास ब्लैक स्टूल जो है जिसमें ब्लड डॉट्स और ब्लड होता है यूजुअली मेनली एग्जिस्ट करता है। मिलेना जो है ब्लड इन स्टूल को रिप्रेजेंट करता है। क्लिनिकल असेसमेंट में हम टाइप ऑफ डायरिया देखेंगे, सिवियरिटी देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ देखेंगे कि उनको जो है सिम्टम्स कब से स्टार्ट हुए हैं, हम दूसरे कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे और रेलेवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन में हम CBC या स्टूल DR भी करवा सकते हैं, या हम फीकल इलास्टेज एक एंजाइम होता है वो चेक करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन कर सकते हैं, एंडोस्कोपी या एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में मेनली हम इंटेस्टाइन के पार्ट्स को व्यू करते हैं कि कोई अल्सर्स या फिशर्स तो नहीं है, या कैप्सूल एंडोस्कोपी भी करा सकते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी में हम कैप्सूल जो है पेशेंट को देते हैं, वो जो है इसको स्वालो करता है और ये कैप्सूल जो है थ्रू आउट हमें माउथ टू एनस जो है एक इमेज देता है, जिसमें हम थ्रू आउट GI ट्रैक जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या अल्सर्स हैं या इश्यूज़ हैं, फिशर्स हैं। मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास असेसमेंट फॉर आउट पेशेंट और इन पेशेंट आता है, प्रोसीजर एजुकेशन आता है, प्रोसीजर नीड एंड थेरेप्यूटिक ऑप्शंस आते हैं, या डिजीज़ प्रोग्नोसिस के बारे में हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज़ में हमारे पास IBD आता है। अगेन IBD जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है या क्रॉन डिजीज़ हो सकता है।
जैसे कि IBD स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सेम हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। IBD में मेनली म्यूकोसा जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है और समटाइम जो है पर रेक्टल ब्लीड भी पेशेंट से होता है। तो हम अगर कोलोनोस्कोपी करवाते हैं तो उससे हमें अल्सर्स नज़र आ जाते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स हैं, तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं। यूजुअली IBD जो है ऑटो इम्यून होता है। एक हमारे पास होता है IBS जो है यूजुअली कॉमन लोगों में, जो कॉमन सेंसिटिव लोग होते हैं उनमें पाया जाता है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं उसके बाउल्स भी जो है यूजुअली पे सेंसिटिव होते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल उनके एग्जाम हो या कोई और स्ट्रेस कंडीशन के ऊपर आता है तो ये डायरिया उनको हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर उनके कैल प्रोटीन करवाएंगे तो वो कैल प्रोटीन यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम IBD में कैल प्रोटीन करवाएंगे, कैल प्रोटीन उनका यूजुअली हाई होता है। देन हमारे पास आता है डायवर्टिकुलाइटिस। डायवर्टिकुलाइटिस यूजुअली हमारे पास कॉमन होता है, मोर देन 50 ईयर ऑफ एज में कॉमन होता है। और डायवर्टिकुलाइटिस में जो हमारे पास अगर ब्लड वगैरह होता है वो फ्रेश नहीं होता है, इसमें स्मॉल पाउच लाइक शेप्स बन जाते हैं सिग्मॉइड कॉलोन में, जो कि यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्ट होता है और ये पेनफुल कंडीशन हो जाती है। और अगर ये पेनफुल कंडीशन जो है अगर हम इसको ट्रीट ना करें फर्दर, अगर इसको ये कॉम्प्लिकेट हो तो ये अल्सर बन जाता है। अल्सर जो है फिर ब्लीड करते हैं, और ब्लीड को भी अगर हम फर्दर ठीक ना करें तो ये हमारे पास परफोरेट होकर एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इन्फेक्टिव कोलाइटिस। इन्फेक्टिव कोलाइटिस में हमारे पास जो है मेनली पेशेंट जो को डायरिया होता है और एब्डोमिनल पेन होता है, और सम टाइम इनको जो है ब्लीडिंग होती है, लेकिन पेशेंट यूजुअली एंटेमाजोल के साथ इम्प्रूव हो जाता है। अगर हम इनका स्टूल DR करवाएं तो इसमें जो है हमारे पास पस एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है हेमराइड्स। हेमराइड हमारे पास ऑन ऑफ होता रहता है इसमें ब्लीड, और इसमें पेशेंट जो है इतना ज़्यादा कोई सिक नहीं होता, मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स इनके नहीं होते। और अगर हम इनकी पर रेक्टल एग्जामिनेशन करें तो हमें जो है डायलेटेड वेन्स नज़र आएंगे। डायरेक्ट हेमराइड में जो है यूजुअली मेनली जो है एक कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, और कॉन्स्टिपेशन जो है अगर फर्दर जो है वर्स हो, इम्प्रूव ना हो, तो ये जो है वेंस डायलेट हो जाते हैं, और डायलेशन की वजह से अगर इनके ऊपर फर्दर प्रेशर पड़ता है तो ये ब्लीड करता है। और अगर हम इसको स्टॉप ना करें तो पेशेंट की जो है इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो एनीमिक हो जाता है। तो इसको ऑन टाइम ट्रीट करना होता है। और अगर हमें पहले से ही हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट को जो है डायलेटेड वेंस का इशू है या हेमराइड्स हैं, तो अगर हम बैंड लाइगेशन कर देते हैं या उधर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम इसकी कर सकते हैं, तो इसको ऑन टाइम हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसके हमारे पास आता है कोलोनिक पॉलिप आता है या कोलोरेक्टल कैंसर आता है। कोलोरेक्टल कैंसर जो है कोलोन का जो है यूजुअली ओल्डर एडल्ट में भी होता है, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो हो सकता है कि यंग पीपल में भी हो। तो इसलिए यूजुअली एडवाइस करते हैं कि कोलोनोस्कोपी एट द एज ऑफ 25 को जो है हमें करवानी चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल पीपल को करवानी चाहिए, लेकिन जिनको फैमिली हिस्ट्री हो उनको तो मस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि ये अगर हम इसको ऑन टाइम डायग्नोस करें तो ये फुली ट्रीटेबल हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर रेक्टल ब्लीड होता है या फिशर होते हैं उनको, फॉर एग्जांपल पेशेंट एक्सप्लेन करता है कि उनको जो है जब वो स्टूल पास करते हैं तो उनको सीवियर पेन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इनको लार्ज इंटेस्टाइन का कोई इशू है। फीवर एनीमिया हो सकता है उनको, क्योंकि मैंने बताया कि हेमरेज में या डायवर्टिकुलाइटिस में हमारे पास पेशेंट से ब्लीडिंग होती है, डायरिया होता है और वेट लॉस पेशेंट एक्सप्लेन करता है। क्लिनिकल असेसमेंट, इसके हमारे पास रेक्टल ब्लीड जो है टाइप हम एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रेश है या ओल्ड ब्लीड हो रहा है, इन्फेक्टिव है या इन्फ्लेमेटरी है, सस्पेक्टेड मेलिनेंसी का, जैसे कि मैंने कहा अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो हम उसको कोलोनोस्कोपी करवा देंगे कि हम मेलिग्नेंसी ऑन टाइम डायग्नोस कर सकें। सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हो, ब्लीड है या इंटरमिटेंट है या जस्ट एनीमा है, ये हम रूल आउट कर सकते हैं। साइलेंट इन्वेस्टिगेशन में जैसे डायवर्टिकुलाइटिस है, इसमें हमारे पास स्मॉल पाउच जो है सिग्मॉइड में बनते हैं, तो हम सिग्मॉइडोस्कोपी करवा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं। अगर कोलोन का इशू है, कोलोनल कैंसर है या कोई और अल्सर्स वगैरह हैं तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। स्टूल DR कर सकते हैं, जैसे हमारे पास IBS में होता है, हमारे पास इसमें स्टूल DR पे उनके पस सेल्स में पॉजिटिव होते हैं, DR में CBC PT INR कर सकते हैं। हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रूल आउट कर सकते हैं, या उनके एनीमिया को, अगर ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हुआ तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। FOBT या FOB जो है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट भी हम कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कहता है कि मुझे पता नहीं है कि स्टूल में ब्लड आया है या नहीं आया, तो हम वो कंफर्म करने के लिए FOBT या फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा फीकल कैल प्रोटीन भी करवा सकते हैं, ये कि बहुत सेंसिटिव मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। अगर ये पेशेंट में पॉजिटिव है तो हो सकता है इनको डायवर्टिकुलाइटिस हो, या हम दूसरे GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्लान में
हम इसको ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू काज करते हैं। इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर हम अपनी चॉइस को हम खुद चूज़ करते हैं। सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ ये जो है पेशेंट पर मैटर करता है कि पेशेंट ओपीडी में आया है। अगर ओपीडी में आया तो मतलब उसको सिम्टम्स कम है, इमरजेंसी में आया तो इस अकॉर्डिंगली हमने उनकी ट्रीटमेंट करनी है। पोस्ट प्रोग्नोस्टिकेशन ऑफ डिजीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को। थैंक यू। बस आज के लिए यही डिजीज़ है।